मैं प्रोफेसर एच.एन. गिरी, डायरेक्टर पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर से। पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की थी और उस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन के एक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पर डिस्कशन किया था। आज हम दूसरे सिद्धांत छद्म विधायन या कलेबल लेजिस्लेशन पर चर्चा करते हैं। कलेबल लेजिस्लेशन के कई हिंदी में अर्थ दिए हैं। कहीं कहा जाता है छद्म विधायन, कहीं कहते हैं आभासीय विधायन, कहीं कहते हैं रंगीन विधायन। इसका मतलब क्या है? रंगीन विधायन कहिए या आभास विधायन कहिए, ये वो विधायन है जिनमें जो विधायिका के जो संविधान के सप्तम सूची में 3 लिस्टें दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकारें बना सकती हैं। लेकिन अगर कहीं डिफरेंसेस हों तो वहाँ केंद्रीय सरकार का मत माना जाता है। यहाँ छद्म विधायन के संबंध में कहना यह है कि यदि केंद्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार अपने यूनियन लिस्ट के अलावा किसी स्टेट राज्य की विधायिका पर हस्तक्षेप करता है तो ये अवांछनीय है, ये धोखा कहा जाएगा। इसे कृष्णा अय्यर ने माया कहा है कि ये माया जाल, तो माया जाल अनुचित है और ये नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए और ना एक्सेप्ट होता है। कलेबल लेजिस्लेशन का कहना यह है कि जिस विधायिका को जो अधिकार है उन्हीं अधिकारों के अंतर्गत विधि बनाएगा। केंद्रीय सरकार भी अपने ही विषय में कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि दूसरे के अधिकारों को छीना जाए। तो छद्म विधायन में श्री कृष्णा अय्यर जी ने एक केस था जिसके अंतर्गत उन्होंने R.S. जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड केस में ये कहा कि छद्मता का मतलब धोखा देना है, क्योंकि धोखा देकर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो कानून ठीक नहीं है। जो चीज़ जिस कानून को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बना सकते तो उसे परोक्ष रूप से भी नहीं बनाया जा सकता। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर स्टेट को अपने अधिकारों को केंद्र के अधिकारों पर हस्तक्षेप करना है तो वो परोक्ष रूप से करती है, तो वो मान्य नहीं है। कानून वही बना सकता है जिसमें अधिकार है। इस प्रवृत्ति से ये देखा गया है कि 2 इम्पॉर्टेंट केस लेते हैं। एक तो KTS नायक वर्सेस केरला राज्य का है और दूसरा MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का है। पहले केस में त्रावणकोर कोचीन भूमि अधिनियम 1955 पारित किया गया था। इसके अंतर्गत ये रखा गया कि जो 4 डिजिट या 4 अंकों वाले सालाना अर्निंग करते हैं उन पर उससे ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था जो उनकी आमदनी थी। इसलिए इसको चैलेंज किया गया इस आधार पर कि ऐसा कानून नहीं बनाया सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा ये कानून गलत है, क्योंकि ये संपत्ति को हड़प करना है। इसी तरह से MR बालाजी केस में छात्रों के लिए, जो बैकवर्ड छात्र हैं उनके लिए 68% रिजर्वेशन कर दिया था और 68% रिजर्वेशन आर्टिकल 14 और 19(1)(4) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसा विधायन ये धोखा देना है, ऐसा विधायन नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के विपरीत है। इसको हम अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी कानून अपने दायरे में जो शक्तियाँ उन्हें संविधान के अंतर्गत मिली हैं उन्हीं के अंतर्गत कानून बना सकते हैं। अगर उससे इतर बनाते हैं तो या तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वो अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान के निर्वचन में दूसरा सिद्धांत पिथ एंड सब्सटेंस का है।
सार तत्व का सिद्धांत। सार तत्व का सिद्धांत ये कहता है कि जब विधायिका अपने नियमों के अंतर्गत विधायन बनाती है और कोई व्यक्ति उसे चैलेंज करता है तो न्यायपालिका को ये देखना होता है कि वास्तव में मुख्य रूप से वह विधायन उसकी शक्तियों के अंतर्गत है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विधायिका अपने पावर्स के अंतर्गत कानून बना रही है, लेकिन केंद्रीय शक्ति द्वारा बनाए गए विधायन को भी टच करती जाती है। तो टच करना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसकी वैलिडिटी उसी स्थिति में चैलेंज की जाती है या सस्टेनेबल होती है कि जब वो उस सार रूप से बाहर जा रहा हो या दूसरे के विधायन को दुर्भावनापूर्वक टच कर रहा हो, दुर्भावनापूर्वक उसको हस्तक्षेप कर रहा हो। ऐसे कैसे जहाँ ये आवश्यक होता है कि मुख्य रूप से देखा जाए कि वह क्या संविधान के अंतर्गत दी हुई शक्तियों के अंतर्गत ही अपनी शक्तियों का निर्वचन, अपनी शक्तियों का पालन करते हुए ही कानून बनाया है। तो इसी संबंध में हम 2-3 केसेस लेते हैं। जो पहला केस है प्रफुल्ल कुमार वर्सेस वाणिज्यिक बैंक खुलना, बहुत पुराना केस है। प्रीवी काउंसिल में ये केस गया था। उस समय बंगाल में एक कानून बनाया गया था, मनी लेंडर्स एक्ट। इसके द्वारा लोगों को जो लोन संबंधी व्यवस्था थी उसको कम करना था, इंटरेस्ट कम करना था। उन्हें मनी लेंडर्स लोगों ने इसको चैलेंज किया कि उनकी आमदनी को बहुत कम कर दिया गया है। और ये जो विधायिका का आशय है, इन्होंने केंद्रीय विधि का उल्लंघन किया है, क्योंकि केंद्रीय विधि को ये एनक्रोच करती है। प्रीवी काउंसिल ने इस केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट कहा कि ये जनहित के लिए बनाया गया है और दूसरे केंद्र राज्य की शक्तियों के अंतर्गत है। केंद्र का केवल उसको टच करना मात्र जो है केंद्र की शक्तियों को उल्लंघन करना नहीं है। दूसरा केस था एस इस्माइल फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में अयोध्या मामले में झगड़ा चल रहा था। तो 1993 में यूपी गवर्नमेंट ने कुछ ज़मीन को एक्वायर कर लिया। 1993 के 1993 के लॉ के अंतर्गत लैंड एक्विजिशन एक्ट 1993 बना था। उसके अंतर्गत 1995 में अयोध्या की परसर को स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। यहाँ चैलेंज किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो उस समय इमरजेंसी थी, दूसरे शक्ति राज्य को जरूर थी, लेकिन केंद्र ने ये जन आंदोलन को रोकने के लिए और बहुमत को ये देखते हुए कि जनता का ये एक विवादित पॉइंट है और जनहित में है, इसलिए उसको कहा पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी को अप्लाई करते हुए कहा कि ये जनहित में है और उसको उन्होंने सही माना। इसके बाद एक केस स्टेट ऑफ बम्बई वर्सेस बलसारा का केस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बलसारा के केस में स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी कि मादक पदार्थों को रखना, उनको बेचना और उनका वितरण करना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार था आयात के संबंध में उनका वो आयात किया जाना। इनका कहना ये था याचकों का कि ये केंद्रीय विषय का उल्लंघन है। उनका नहीं, केंद्रीय विषय को केवल टच किया है, केवल उनको छुआ है। आयात अलग चीज़ है और उनका पजेशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। इसी संदर्भ में एक केस इम्पोर्टेंट है, DN बनर्जी मतलब PR मुखर्जी। इस केस में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बना था। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर थी कि स्टेट गवर्नमेंट लोगों के स्वास्थ्य संबंधी विधायन बना सकती है, लेकिन ये अधिनियम केंद्रीय सरकार का था। केंद्रीय सरकार ने मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनाया था और इसमें केवल ये स्टेट के विषय को टच कर रहा था, इसलिए ये
फेथ एंड सब्सटेंस थ्योरी लगाने पर यह स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार को पूरी पावर थी और ये स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को केवल टच कर रहा था, इसलिए ये अनुचित नहीं है, ये ठीक है। बस आज इतना ही, कल नेक्स्ट 3 सिद्धांत हैं उनको डिस्कस करेंगे।